बेसिकली द वे एमोर्टाइज स्ट्रक्चर्स वर्क, इसकी उनमें एक चीज होती है, मतलब एक पोटेंशियल टाइप की एक चीज होती है। तो इसमें ऐसे समझ लो कि जितने पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इस स्ट्रक्चर का पोटेंशियल है। तो ऐसा होता है कि जितना हाई पोटेंशियल पहुंच जाता है स्ट्रक्चर का, देयर इज अ मोर चांस कि एक ऐसा अपडेट आए जो ज्यादा टाइम ले, ठीक है। लेकिन वो अपडेट पोटेंशियल कम कर देती है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल अभी तुम देख रहे हो, पोटेंशियल इज द नंबर ऑफ लाइंस हियर, नंबर ऑफ लाइंस कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही पोटेंशियल है। अब इसका पोटेंशियल अगर 3 है तो एक लाइन आके एक लाइन ऐसी आ सकती है जिसमें तुम्हें मतलब 3 ऑपरेशंस लग जाए, O ऑफ n लग जाए, बट उतना ही कम हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें तुम परसिस्टेंस डालने की कोशिश करोगे तो पूरा पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, कि तुम गलत पोटेंशियल वाले स्टेप को ही बार बार करते जा रहे हो। जो आज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल था उसमें हमें डायनेमिक करने की जरूरत नहीं थी, उसमें यू कुड like there are two versions of CHT. One is where all the lines are fixed, पहले से फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं करना होगा, और वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान है, while एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना बीच में मुश्किल है थोड़ा, बट दोनों हो सकते हैं। बीच में ऐड करना मतलब ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ। तो ये वाला जो था, इसमें हमारे पहले सारे इंसर्शंस थे, उसके बाद ही कोई क्वेरी थी। उसमें हमें मोस्टली बस ये रखना है कि हमें एक काइंड ऑफ एक सॉर्टेड लिस्ट टाइप की रखनी है इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ लेट्स से एक्स, कि एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक लिस्ट रखनी है कि अभी कौन सा वाला सेगमेंट रेलिवेंट है और उसका स्लोप कितना है, और स्लोप और मतलब लाइन वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो ये रखना है। तो बेसिकली ऑल यू विल हैव इज लाइक ट्रिपलेट्स ऑफ किस एक्स से कौन सा स्लोप और उसका कितना मतलब वाई इंटरसेप्ट है, ये ट्रिपलेट्स की एक सॉर्टेड लिस्ट रखनी है। और ऐसे ये कुछ ऐसा शेप लेट्स से कि तुम्हारे पास स्टोर हो गया, ठीक है। तो इसको बिल्ड करना मतलब इज कंपैरेटिवली इजियर एंड एज एन एक्सरसाइज, मतलब यू शुड ट्राई टू डू दिस। हाँ, और वो देख सकते हैं। डायनेमिक वाला काफी मुश्किल है, डायनेमिक वाला थोड़ा और मुश्किल है, बट ये देख सकते हो कैसे होता है। हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, हम लोग प्रॉब्लम पे जाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग पहला प्रॉब्लम उठाते हैं, एटकोडर डीपी Z प्रॉब्लम। अभी एक फ्रॉग 1 पे है, फ्रॉग को रीच करना है N पे, कुछ सीक्वेंस ऑफ जंप्स होगा, लाइक यहाँ पे 2 है 3 है। अब ये जंप करेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे जंप करेगा। I to J का कॉस्ट है, I to J अगर जंप करना है तो कॉस्ट है AI माइनस AJ होल स्क्वायर प्लस C, ठीक है, ये कॉस्ट है। तो अब इसमें हम लोग को पहले तो पता है कि इसमें पहले DP लिखना है, पहले तो बेसिक DP लिखना है। DPI इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट टू रीच I, मिन कॉस्ट टू रीच I, ठीक है। DPI फिर तुमको आ जाएगा इक्वल टू ट्रांजिशन कंसीडर करने के लिए DPI एंड DPJ प्लस AI माइनस AJ स्क्वायर प्लस C, ये तुम्हारा ट्रांजिशन हो गया फॉर J इज लेस देन I। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये n स्क्वायर DP है। हाँ, n स्क्वायर DP है, ठीक है। अभी ये तो शायद नहीं कर पाओगे CHT अगर नहीं पता और लाइन नहीं दिख रही जो भी है। तो इसका एक मतलब अगर सब प्रॉब्लम होता है कि अगर ये स्क्वायर ना होता, अगर ये केवल AI हाँ, अगर स्क्वायर नहीं होता तो तब क्या करते? अब ये कैसे सॉल्व करोगे लेट्स से लीनियर टाइम? हाँ, एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन एज वेल। यहीं से इंट्यूशन बिल्ड होगा, राइट? हाँ, so the concept is here is that dpj minus aj is a function of j plus ai which is a function of I, and then there is an extra constant plus c. So function of j function of I plus c. तो यहाँ पे हम लोग clearly देख सकते हैं function of j, we want to minimize function of j which is not dependent on I, therefore we can just take minimum of this plus ai plus c. Exactly. So what you are trying to do essentially इसकी जो पार्ट j पे केवल डिपेंडेंट है उसको j के साथ ही रखो और तब उसका मिनिमम निकाल सकें। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम स्क्वायर वाले कंडीशन, स्क्वायर वाले केस को कंसीडर करते हैं। अब स्क्वायर वाला कंडीशन आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं? थोड़ा 2-3 मिनट एटलीस्ट देता हूँ। हाँ 3 मिनट लो, 5 मिनट तक है। बट हिंट वही है कि अगर स्क्वायर नहीं था तो क्या किया वो, और क्या चेंज हो रहा है, अब क्यों नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं अब? हाँ, तो कैसे डील करेंगे, वही तो बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है, सेपरेट द फंक्शंस इनटू I एंड J। अच्छा, ये देख के पहला इंस्टिंक्ट क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए? स्क्वायर को ओपन, हाँ स्क्वायर को ओपन करूँ फिर क्या होगा? हाँ ये तो पता है, प्लस नहीं -2 है ये भी गलत कर दिया। किसी भी एक का हो जाए तो आगे बढ़ते हैं वरना टाइमर पे आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्क्वायर तो खैर खोल ही दिया होगा सबने, उतना तो लिख ही देते हैं। अच्छा ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, हम लोग खोल दिए स्क्वायर्स, अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखो DPJ प्लस AJ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ J, ये फंक्शन ऑफ J है ये पार्ट। फिर माइनस AI स्क्वायर प्लस C इज अ फंक्शन ऑफ I, ठीक है। एंड देयर इज वन टर्म विच इज डिपेंडेंट ऑन बोथ, -2 AI AJ। हाउ डू वी हैंडल दिस? सो इसको तुम इमेजिन कर सकते हो -2 AJ स्लोप लाइन, -2 AJ स्लोप लाइन एंड x कोऑर्डिनेट इज AI। सो इफ यू कीप ऑल द लाइंस विद दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ J प्लस, देखो ये कैसा दिख रहा है, f of J प्लस m of J into
AI प्लस g ऑफ i। मैं समझा रहा हूँ क्या किया हो। पहला तो है फंक्शन ऑफ j, जो ये j वाला कांस्टेंट फंक्शन है। फिर तुम्हारा है स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ j -2aj, जो है -2aj into ai। बेसिकली gi इज अ कांस्टेंट ना, अभी तो i तो फिक्स कर दिया है। So what we can do is instead of finding dpi, we try to find dpi minus gi. Then basically this gets removed. Now this is a function of j plus a slope of j into ai. So if you keep the lines m of j and function of j, if you keep these lines and then it's just a CHT query ना, CHT query at point ai, x coordinate ai पे CHT query करने से यही आ रहेगा। अभी दिख रहा है लाइन है यहाँ पे, ठीक है, आपको लाइन दिख रही है। बेसिकली मैं इस इक्वेशन में ये करूंगा कि ये वाले जो दोनों टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट है, इन दोनों टर्म्स को मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले आता। तो मैं कहता कि मुझे चाहिए dpi माइनस ai स्क्वायर माइनस c, ठीक है, ये इक्वल टू इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिन वैल्यू ऑफ सम फंक्शन ऑफ j, ठीक है, ये दोनों टर्म्स माइनस 2aj ai इंटू ai, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ai मुझे पता है और बेसिकली इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ओवर j। तो ये सब कई सारी लाइंस हैं बेसिकली कि उसका y इंटरसेप्ट ये हो गया और ये उसका स्लोप हो गया। तो ये बहुत सारी लाइंस हैं, वैसा जैसे हमने लाइन कंटेनर बनाया था ऐसा ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हम x इक्वल टू ai रखेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उससे हमें मिल जाएगा dpi माइनस ai स्क्वायर माइनस c, उसमें ऐड कर देंगे ai स्क्वायर माइनस c, तो उससे dpi मिलता चलेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज द कॉन्वेक्स सेल ट्रिक। सब लोग समझ रहे हो? पहले हम लोग एक n स्क्वायर dp लिखे, फिर हम लोग कॉस्ट फंक्शन को एनालाइज किए, उसको लाइंस में कन्वर्ट किए, फिर हम लोग CHT यूज करके सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब लॉन्ग वे होम पे आते हैं, जो हम लोग का कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम था। कैंसिल हो गया जो प्रीलिम्स में एक प्रॉब्लम था ऑन CHT। सेम नहीं, काफी थोड़ा मुश्किल है, अच्छा हाँ, पिछले में ऑनलाइन था, सॉरी, ये ऑफलाइन है। अच्छा, अभी जितना डिस्कस किया अब सबको इसमें लाइन दिख रही है? अब तो लाइन दिख सकती, लाइक होप है। हाँ, वो अब होपफुली सबको दिख रही होगी। अच्छा, कितने लोग आप खुद फिगर आउट कर चुके हैं या कर लेंगे 1-2 मिनट में? आई थिंक वही k इक्वल टू 0 से 1 वाले स्टेप पे तुम अटक रहे थे और वो अब इसके थ्रू हो जाएगा CHT से। तो एक बार लेकिन डिस्कस कर लेते हैं पूरा। हाँ, डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा टाइम दो क्या? अच्छा, किसी को टाइम चाहिए कि मतलब जिसको टाइम चाहिए पूछ लो, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं आएगा, मुझे बता दो, और कुछ ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी आ गया। तो वो वाले कौन है जिनको 1 मिनट में आ जाएगा? कोई नहीं है आई गेस। कोई नहीं है तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला बात है तो हम लोग पहले डीपी लिखेंगे जो नॉर्मली सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम। आई गेस पहले k इक्वल टू 0 वाला केस तो ऑब्वियस है, k इक्वल टू 0 पे डायरेक्ट डाइक्स्ट्रा है। k इक्वल टू 1 के लिए क्या करते हैं? k इक्वल टू 1, हाँ, तो dp ij इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस और कॉस्ट व्हाटएवर टू रीच i विथ j फ्लाइट। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग का dp का डेफिनेशन आ गया। हम लोग dp i0 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ अब 0 से 1 जाने का केस है। ठीक है, पहले तो 0 से 1 चले जाएंगे तो 20 भी चले जाएंगे। ये तो कर लिया होगा, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये फिगर आउट कर लिया होगा कि 1 हो जाएगा तो 20 हो बस जाएगा। 20 बार करना है, सेम चीज 20 टाइम्स। तो अब 0 से 1 कैसे जाएंगे? ठीक है, तो अब हम लोग फिर से कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं। dp i1 इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली dp i1 नहीं है। देखो हम लोग का रूट कैसे दिखेगा, नॉर्मल रोड देन एक फ्लाइट मोर नॉर्मल रोड। तो मैं अभी के लिए ना ये पार्ट भूल जाता हूँ इजी करने के लिए थोड़ा। ठीक है, अभी के लिए ये नॉर्मल रोड, ये अभी के लिए मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग बाद में देखते हैं। तो अज्यूम दैट नॉर्मल वी कैन नॉट टेक नॉर्मल रोड्स आफ्टर फ्लाइट फॉर सम रीजन, देन वी कैन राइट dp i1 विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ dp j0, j पे था पहले, प्लस हम लोग एक फ्लाइट यूज करेंगे i माइनस j स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये बहुत सिमिलर दिख रहा है ना, समझाई दूं? हो गया। तो यहाँ पे dp j0 प्लस i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर माइनस 2ij। ठीक है, दिस इज dp j0 प्लस j स्क्वायर इज द कांस्टेंट फंक्शन ऑफ j, लाइक कांस्टेंट ऑफ j, एंड माइनस 2j इज इक्वल टू स्लोप ऑफ jth लाइन, एंड i स्क्वायर को इस साइड लेके जाओ तो तुमको आ गया कांस्टेंट ऑफ j plus m of j into I. So you can build a CHT over all the lines and then you will query for I. And you can see that this is ऑफलाइन या ऑनलाइन का बात हो रहा था। तो ये ऑफलाइन क्यों है? क्योंकि तो हम लोग CHT पहले से ही बना रहे हैं, यहाँ पे J पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो पहले से CHT बना लेंगे, फिर हम लोग क्वेरी करेंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो dp i1 है, तो मतलब वो सारे dp i1 सारे dp j0 पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई भी dp j1 पे नहीं डिपेंड कर रहा। हाँ। तो तुमको कैलकुलेट करते समय और लाइंस कभी नहीं डालनी है, लाइंस एक्स्ट्रा डालनी सारी नहीं लाइंस है। पहले डाल चुके हो, तो दैट्स व्हाई ये CHT से थोड़ा सिंपलर है। मतलब ठीक है, ये समझ रहे हो? सब यहाँ तक समझ गए। अब लास्ट चीज बस थोड़ा है कि और नॉर्मल रोड्स आएंगे तो क्या होगा, वो फिगर कर लिख दूं क्या? मल्टी सोर्स
मल्टी सोर्स लाइक इनिशियलाइज करना होगा डाइक्स्ट्रा को। तुम बस वही है कि इनिशियलाइज डाइक्स्ट्रा है। सिंगल हाँ, सिंगल सोर्स डाइक्स्ट्रा से भी हो जाएगा। तुम इनिशियलाइज करो डिस्टेंस एज DPI1, एक एज डाल दो, राइट, ठीक है, उससे शायद वही मल्टी सोर्स होता है, राइट? हाँ, वही मल्टी सोर्स भी होता है। नॉट रॉन्ग, एक डमी नोड बना दैट्स हाउ इट वर्क्स कि तुम एक डमी नोड बनाओ, फिर सारे उससे एज इनिशियल बनाओ। वेट्स उससे कनेक्ट यही करोगे ना? हाँ, वही मल्टी सोर्स भी होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा पास DPI1 है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा नोड। व्हाट यू डू इज यू मेक अ ग्राफ फ्रॉम अ डमी नोड, और हियर यू कैन यूज 1 to I विथ वेट DPI1। DPI1 से एक वेट बना के डमी नोड या 1 से I तक एज बना लो, एंड फिर इस पे ऊपर डाइक्स्ट्रा कर लो। फिर तुम्हारा सेम आंसर आ जाएगा, जो इंटेंडेड आंसर आएगा वही आएगा। हाँ, हर एक के लिए एक नया कॉन्वेक्स सेल बनेगा। फिर उस कॉन्वेक्स सेल से नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, फिर उस नेक्स्ट स्टेप के लिए और एक डाइक्स्ट्रा डन करोगे। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग एनालाइज करो आपकी। नंबर ऑफ ये कौन बस से edges? ये फेक एजेस है। ये मतलब मत दिखाने के लिए है कि क्या कर रहे हैं वो खुद। नहीं, पहली बात ये वाले एजेस, पहली बात कितने होंगे? ये edges केवल n हाँ, होंगे। N के ही होंगे। नहीं, और हर बार नहीं कंसिडर हो रहे हैं ना, अगली बार मैं पुराने वाले हटा भी तो दूंगा। हाँ हाँ, तो हर बार तुम्हारे जो भी m जितने एजेस थे प्लस वो n ही N हो रहे plus M, हैं। हाँ। हर बार n प्लस m ही एजेस है ना तुम्हारे। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करो कि कितनी होगी, उसकी बता दे। हाँ, कॉन्वेक्स सेल का log n होता है पर क्वेरी। बिल्ड का ऑनलाइन वाला n log n और ऑफलाइन वाला n। मतलब एक तो m नहीं आया किसी के में तो, M तो वो ठीक है, हाँ तो m आना चाहिए था। वो तो प्रॉब्लम में भी नहीं है। m है ना, यू हैव m नॉर्मल एजेस। हाँ हाँ, बट प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहाँ पे है? क्वेश्चन में क्या नहीं है? क्योंकि मैं लिखा नहीं। तुमने नहीं लिखा, ठीक है। बड़ा m तो होना ही चाहिए ना, अभी n छोटा हो लेकिन m बहुत बड़ा हो तो हाँ, हाँ। मतलब ये सब छोटी मोटी चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती हैं कि। तो बस स्निपेट है क्या उसकी? कॉन्वेक्स सेल ट्रिक की कुछ है कोड स्निपेट? हाँ, स्निपेट तो है, बट वो ऑनलाइन केस वाला ही है। हाँ, ऑनलाइन केस वाली ही चाहिए तो। ठीक है, दिखाता हूँ। स्निपेट शेयर भी कर देंगे आई गेस, कोड बुक में डाल लेना। मेरा स्निपेट, मेरा तो ऐसे स्निपेट तो नहीं है बस। अच्छा, ओह सैल्यू, अच्छा सबमिशन है। नाइस। याद हो गया, 5-6 बार आया हूँ इस पे। नहीं तो एक वो क्या कहते हैं नोटपैड होता है लैपटॉप में, आई गेस इसका इंटरफेस एक बार बता देना। ये स्क्रॉल तो किया हूँ, बट हाँ आ गया। वॉइड आइडलाइन और क्वेरी, बस दो चीजें हैं बस। अच्छा, इनिट करने के लिए कुछ नहीं करना है? नहीं, इनिशियलाइज टू नो लाइंस। ठीक है, बस ऐड लाइन और क्वेरी करना। हाँ, ऐड लाइन और इजी टू यूज। क्वेरी। इट इज हार्ड। वो वाली चीज करते हैं क्या जो लाइक इट इज लाइक देयर आर वेज यू हैव टू यूज रोल बैक टेक्निक्स। DSU विद रोल बैक जैसे करते हो वैसे ही करना पड़ेगा। ऑफलाइन क्वेरी टाइप करते हैं ना, अलग अलग। हाँ, ऑफलाइन में इजी होता है, ऑनलाइन में भी मेथड्स एक है। सेगमेंट ट्री टाइप का बनाते हाँ, हैं ये हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, वो बहुत वो एक अलग ही टेक्निक है। वो अलग ही technique ऐसी है कि किसी भी कंटेनर को तुम, किसी भी कंटेनर में तुम ऑफलाइन में, सॉरी किसी भी कंटेनर जिसमें ऑनलाइन में इंसर्ट कर सकते हो, एक login से offline में कर इरेज कर सकते हो एक with लॉगिन extra फैक्टर login के cost। साथ। वो अलग ही टेक्निक है वो। नहीं, परसिस्टेंस नहीं। परसिस्टेंस इसमें लग भी नहीं सकती है। एमोर्टाइज्ड स्ट्रक्चर्स पे परसिस्टेंस नहीं लगती है, और ये एमोर्टाइज्ड स्ट्रक्चर है इसका, और ये एमोर्टाइज है, ये काफी ऑब्वियस है समझना। ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा लाइन कंटेनर होता है, दिस वाई इज दिस एमोर्टाइज्ड बिकॉज एक ही लाइन सब हटा देगी। एक ही लाइन से हटा दिया, फिर तो तुम्हारा O of n रिमूवल्स हो सकता है एट मोस्ट। तो ये एक एमोर्टाइज स्ट्रक्चर है। एमोर्टाइज पता है ना सबको, एमोर्टाइजेशन। तो ये एक एमोर्टाइज स्ट्रक्चर है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे काम कर रहा है। ये काफी ऑब्वियस है कि एमोर्टाइज है, क्योंकि अगर मैं ऐसी लाइन एक डालूंगा तो अप टू n रिमूवल्स हो सकते हैं। n रिमूवल्स में कम से कम O of n टाइम तो लगेगा ही, तो दैट मीन्स कि इसका एक सिंगल स्टेप हो सकता है O of n। ये एक एमोर्टाइज स्ट्रक्चर है कि जो लॉग एन इंसर्शन हम बोल रहे हैं वो एमोर्टाइज लॉग एन इंसर्शन से एक सिंगल स्टेप कुड बी लीनियर। इमोर्टाइज स्ट्रक्चर में परसिस्टेंस क्यों नहीं लग सकता? इमोर्टाइज स्ट्रक्चर में परसिस्टेंस इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि बेसिकली तुम हो सकता है बार बार उसी स्टेट पे जा रहे हो जो खराब वाली स्टेट। मैं अभी इसमें दिखा रहा हूँ। ये लाइन को मैं एक बार डाला, मैं हटा दिया इस लाइन को, फिर से डाला, फिर से हटा दिया। तुम कैसे मेंटेन करोगे? बेसिकली द वे इमोर्टाइज स्ट्रक्चर्स वर्क, इसकी उनमें एक चीज होती है, मतलब एक पोटेंशियल टाइप की एक चीज होती है। तो इसमें ऐसे समझ लो कि जितने पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इस स्ट्रक्चर का पोटेंशियल है। तो ऐसा होता है कि जितना हाई पोटेंशियल पहुंच जाता है स्ट्रक्चर का, देयर इज अ मोर चांस कि एक ऐसा अपडेट आए जो ज्यादा टाइम ले, ठीक है, लेकिन वो अपडेट पोटेंशियल कम कर देती है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल अभी तुम देख रहे हो, पोटेंशियल इज द नंबर ऑफ लाइंस हियर, नंबर ऑफ लाइंस पोटेंशियल कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही पोटेंशियल है। अब इसका पोटेंशियल अगर 3 है तो एक लाइन आके एक लाइन ऐसी आ सकती है जिसमें तुम्हें मतलब 3 ऑपरेशंस लग जाए, O of n लग जाए, बट उतना ही कम हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें तुम परसिस्टेंस डालने की कोशिश करोगे तो पूरा पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, कि तुम गलत पोटेंशियल वाले स्टेप को ही बार बार करते जा रहे हो। LIS फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट्स द इजियर वन। कितने लोगों को LIS आता है? n login में
बाइनरी सर्च वाला या सेगमेंट्री वाला? नहीं नहीं, किसको केवल बाइनरी सर्च वाला आता है? कुछ लोग हैं। और केवल सेगमेंट्री वाला? केवल सेगमेंट्री वाला? नहीं नहीं, कर लो। सेगमेंट्री इज द इजी वन। ठीक है, ये वाला लेते हैं। एक प्रॉब्लम है मेरे पास। ठीक है, ले लो। एग्जाम्पल मतलब सोल्यूशन बताते हैं। तो पहले हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज है जो करना ही होगा ना, हम लोग को बेसिक आइडिया यही है कि हम लोग फंक्शन आई एंड फंक्शन जे, हम लोग को वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल अगर सेपरेट कर लेंगे फिर इजिली होगा, राइट? तो हम लोग वेरिएबल सेपरेट कैसे करें? तो यहाँ पे मॉड दिख रहा है। मॉड हम लोग के लिए थोड़ा बुरा है, लाइक वो उससे डील नहीं कर पा रहे मॉड, तो हम लोग को मॉड को हटाना है। तो हम लोग मॉड के ऊपर केसेस ले लेते हैं, आई लेस देन जे, पी आई लेस देन पी जे। ये केस में हम लोग काम कर रहे हैं अब। तो इसके लिए क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा? पी जे माइनस पी आई प्लस जे माइनस आई, ये वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखो ये पूरा सेपरेबल हो गया। हम लोग का एक फंक्शन ऑफ जे और फंक्शन ऑफ आई आ गया अलग अलग करके। तो हम लोग को अगर मिनिमम चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोग को इसको मिनिमाइज करना होगा, पी जे प्लस जे विद रिस्पेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर हम लोग मिनिमाइज करेंगे इसको। करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे करें? सपोज मेरे पास आई में देखो, आई अभी हम लोग आई पे है, तो हम लोग को जे ग्रेटर देन आई तो चाहिए। तो हम लोग को ये सारे इंडेक्सेस कंसिडर करना होगा, आई प्लस 1 से एन, आई प्लस 1 से एन, और एक कंसिडर करना होगा कि पीजे इज ग्रेटर देन पी आई, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टोर पीजे ग्रेटर देन पी आई कैसे करोगे? अब देखो आई ग्रेटर देन आई लेस देन जे तो हो गया। क्या करना था? आई लेस देन जे करना था, तो ये तो हो गया कि तुमने केवल लेफ्ट उल्टा डायरेक्शन से आइटरेट किया, फिर हम लोग आई लेस देन जे तो अच्छा ठीक है, केवल राइट वाला कंसीडर कर लिया। केवल राइट वाला कंसिडर करें। अब पीजे ग्रेटर देन पी आई कंसिडर कर, पीजे ग्रेटर देन पी आई इन जनरल कैसे मेक श्योर करोगे कि अगर तुम दो बार तो लाइक दो आइटरेट तो नहीं कर सकते, पी आई में भी डिसेंडिंग और आई में भी डिसेंडिंग, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं फर्स्ट नहीं, तुमको तो ये सारे एलिमेंट के लिए कंसिडर करना है। यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू फॉर ऑल एलिमेंट्स। डिसेंट नहीं है। यस, तो वो क्या बोल रहा है कि हम लोग वी विल स्टोर पीजे प्लस जे जो है एट पोजीशन पीजे, वी विल स्टोर दिस एट पोजीशन पीजे इन अ सेगमेंट ट्री, एंड देन वी विल लुक एट द पोजीशंस इन अ सेगमेंट ट्री इन सेग, एंड वी विल लुक एट रेंज पी आई प्लस 1 टू इन्फिनिट एन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पीजे प्लस जे जो है पीजे पे स्टोर करेंगे, फिर हम लोग उस सेग ट्री में स्टोर करेंगे, फिर हम लोग रेंज मिनिमा निकालेंगे ओवर ऑल पीजे ग्रेटर देन आई विच इज पी आई प्लस 1 से एन। तो फिर ये हो जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ भी डाउट हो? कुछ भी डाउट नहीं? अच्छा, अगर मान लो कि मैं तुम्हें ये नहीं समझाता, बट इसका सोल्यूशन मतलब ऐसे एक ब्लैक बॉक्स में लिख के मैंने रख लिया, अब कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें पता नहीं है कैसे किया, बट ये कर लिया, तो कैसे सॉल्व करोगे? मतलब बस ये वाला केस हो गया, बट अब सारे केसेस करना है। हाँ, रोटेशन जैसा कर सकते हो। रोटेशन कैसे करोगे इसमें? Here you are considering all the points which are at j greater than and tj greater than j. Now, if you are so they are taking first quadrant points. Now, when considering second quadrant, just rotate by 90 degree everything. इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? रोटेट? हाँ, रोटेट हो रोटेट? अच्छा, रोटेट ही होगा क्या? लेकिन रोटेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ उससे हो जाएगा। First do this, हाँ। then rotate the entire thing, everything, then do again do this. रोटेट का क्या मतलब? परमिटेशन है, मतलब एक रोटेशन क्या होगी? Consider I comma pi as a point. I comma pi is a point. अच्छा, i comma pi is the point. Okay, yeah, that works. What I was thinking is कि हम क्या कर सकते हैं, एरे को फ्लिप कर सकते हैं। Array को- i और j के लिए एरे को लेफ्ट टू राइट फ्लिप कर दो, और पी आई को n प्लस 1 माइनस पी आई Yes. 4 बार चला दो, फिर हो जाएगा। क्योंकि मतलब इन क्वेश्चंस में रीजनल में एक्चुअली काफी टाइम बचने का स्कोप होता है, क्योंकि कोई बंदा होगा जो चारों केस लिख रहा होगा बैठ के, पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके 4 बार लिख रहा होगा। और तुम ऐसा कर सकते हो कि एक फंक्शन में डालो और फिर बस 4 बार उसको चला दो। एक बंदा होगा जैसे मैं, अभी लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओहो, अच्छा करा है, यही करा है, 4 बार किया। हाँ बट अभी लॉग्ड इन नहीं है तो दिखा नहीं सकता हूँ। हमारे रीजनल्स में एग्जैक्टली यही हुआ था कि हाँ, तो इस प्रॉब्लम में एग्जैक्टली डीपी नहीं है, बट ऐसे ये जनरल आइडिया यही है कि तुम वेरिएबल सेपरेट कर लो और फिर तुम सेक्ट्री स्टोर करो अकॉर्डिंग टू वन वेरिएबल। अगर LIS सेक्ट्री ना ऐसे ही LIS विद सेक्ट्री मेथड ऐसे ही सॉल्व होता है, एंड और जनरल LIS प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। तो जिसको भी LIS सेक्ट्री से नहीं आता है, सोच लेना एक बार कैसे करेंगे। नहीं, LIS विद सेक्रेटरी स्टिल एक बार कर सकते हैं डिस्कस, तो 5 मिनट ही लगेगा। ठीक है, 5 LIS विद सेक्ट्री कर लेते हैं, 5 मिनट ही लगेगा बोल रहा है। ठीक है, LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम लोग को DP लिखेंगे पहले, इक्वल टू मैक्स ऑफ DPI एंड DPJ प्लस 1 सच दैट AJ इज लेस देन AI एंड J इज लेस देन I। ठीक है, ये सब ये डेफिनेशन ऑफ LIS है। फिर तुम क्या बोलते हैं, तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे, I इक्वल टू 1 to n, गो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन यू विल AJ, ये J वाला चीज को DPJ को तुम AJ पे स्टोर करोगे, स्टोर DPJ एट AJ इन योर सेक्ट्री। मतलब इसको थोड़ा अगर विजुअली में बताऊं, मतलब ये तो थोड़ा
थोड़ा मैथ्स हो गया। अगर थोड़ा हाँ, विजुअली ठीक है। बताऊं, मतलब डीपीवीपी कुछ ना अगर सोचूं, बेसिकली मैं ये सोचूं कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस दैट एंड्स एट दिस एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं बस ये सोचूं कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इस एलिमेंट पे एंड करने वाला कौन सा है, मान लो यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा? वो होगा कि वो सबसीक्वेंस कैसे दिखेगा कि यहाँ पे कोई सबसीक्वेंस रहा होगा, वो प्लस ये वाला एलिमेंट और ले लिया, ठीक है। तो ऐसा होगा कि इनमें से कोई एक एलिमेंट पे जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस एंड कर रहा होगा वो +1 चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट 17 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं 15 था और इससे एक सबसीक्वेंस बन रहा था, लेट्स से किसी भी मतलब डीपी ऑफ जो भी है, ये डीपी ऑफ जे लेंथ का सबसीक्वेंस बन रहा था और ये आई है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका +1 कुड बी अनदर सबसीक्वेंस दैट एंड्स एट दिस, ठीक है। इन सबका ऐसे जितने भी हैं सबका मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसने लिखा है कि इट इज द मैक्स ऑफ डीपी जे +1 सच दैट ए जे इज स्मॉलर देन ए आई, कि बेसिकली इससे छोटा जो भी कोई एलिमेंट हो उस पे एंड होने वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस उठाओ और उसमें +1 कर दो और उसका जो मैक्स होगा वो होगा कि यहाँ पे एंड होने वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, ठीक है। अब ये चीज करने के लिए बेसिकली मुझे ए जे स्मॉलर देन ए आई चाहिए और जे स्मॉलर देन आई चाहिए, तो फिर जे स्मॉलर देन आई तो इजीली हो जाएगा क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, और ए जे स्मॉलर देन ए आई ऐसे हो जाएगा कि मैं जो डीपीजे की वैल्यू है उसको ए जे इंडेक्स पे स्टोर करते जा रहा हूँ, तो फिर मैं 0 to AI -1 इस रेंज में जो भी मैक्स होगा वो निकाल लूंगा और उसमें +1 कर दूंगा। मेरे एक चीज तो है कि अगर एजे 10⁻9 तक है और एजे नेगेटिव भी है, वो सब पता है सबको कैसे डील करते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंप्रेशन कर लो या फिर इम्प्लिसिट सेगमेंटरी यूज कर सकते हो। ऐसा कर सकते हैं, हमारी जो वैल्यू है एरे में उसमें आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ट्रैवर्स करें। हाँ, फिर तुमको जे लेस देन, फिर तुम्हारा एजे लेस देन एआई फिक्स होगा, तुमको जे लेस देन आई के बारे में क्या करना होगा। हाँ, एग्जैक्ट उल्टी है, एग्जैक्ट उल्टा ही है बस। वो फिर तुम 0 to I-1 की रेंज पे सेगमेंटरी लगाओगे और मूव उस डायरेक्शन में करोगे। इस केस में वो शायद काम ना कर पाए, नहीं काम कर जाएगा, LIS में काम करेगा। हाँ हाँ LIS में काम तुम्हें लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज भी तो चाहिए। नहीं तुम वो बोल रहे कि अच्छा, काम वाली सारी मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, काम की सारी मिल जाएंगी, ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक को तुम फिक्स कर रहे हो बाय आइटरेशन ऑर्डर, दूसरे को सेगमेंटरी में डाल दो, यही लॉजिक है। एक टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है और दूसरा सेगमेंटरी की रेंज। तो ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स सेटिटी देखेंगे। अब ये वाला प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है, हम लोग के पास एक एरे है A1 से AN, हम लोग एक सबसीक्वेंस चूज करेंगे। जैसे सपोज करो एरे था 3 -5 -7, ठीक है, 2 and 10। इसका प्रीरेक्विजिट वो होगा क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली डीपी? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रीरिक्विजिट होगा। वो सबको आता है, वो तो- डीपी विद मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन वाली चीज। नहीं वो नहीं चाहिए, एक्सपोनेंशिएशन नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, हाँ ठीक बस है, मल्टीप्लिकेशन, जनरल मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट टेक टू एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड यू नीड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल हियर द मैक्सिमम इज 13, टेकिंग 3 एंड टेकिंग 10, ओके। एंड नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट योर समटाइम्स अपडेट्स भी है, तो -7 की जगह यहाँ पे 6 हो गया, तो फिर अब ये मैक्सिमम हो गया, अपडेट्स है, तुमको फिर से रिकैलकुलेट करना है आंसर। तो ये प्रॉब्लम है, अब ये कैसे करोगे? कोई देखा है ये प्रॉब्लम पहले? मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ये तो डीपी की स्टेट क्या बनेगी? नैपसैक, कहाँ से नैपसैक आ रहे हैं? वो टेक नॉट टेक को नैपसैक बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोग। क्या स्टेट बनाओगे डीपी की? इंडेक्स और एक बुलियन रखने प्रीवियसली दिया था। इंडेक्स और एक बुलियन रखोगे कि प्रीवियस लिया था कि नहीं? ठीक है, ट्रांजिशन भी सबको समझ आ रहा है कैसे करोगे, इंडेक्स और बुलियन प्रीवियस लिए हो या नहीं। तो फिर अब इसको सॉल्व करना है। आई गेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, वो मैक्स कैसे देखेगा? कुछ एक अलग सा जनरलाइज ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। मैं लिख कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हाँ कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लाइक नॉट एग्जैक्टली वो मल्टीप्लिकेशन। कुछ एक अलग ऑपरेशन लेना पड़ेगा ना हाँ, खुद का, बस वो होगा, मोनोइड बनाएगा वो भी। हाँ चलो अब एक वो करते स्टेट हैं। को हम लोग 4 वेरिएबल से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। देखो हम लोग सेगमेंट्री यूज करना चाहते हैं। सेगमेंट्री में रेंजेस होता है, प्रीफिक्सेस नहीं। यहाँ पे देखो हम लोग का डीपी है ऑन प्रीफिक्सेस, बट हम लोग को इसको रेंजेस में जनरलाइज करना है। तो रेंजेस में हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे? ये मतलब ध्यान से देने ना, काफी स्टैंडर्ड टेक्निक है, बहुत सारे सवाल में ये चीज लग जाती है। एल और आर तो हम लोग का रहेगा कि एल और आर में हम लोग चेक करें मैक्सिमम सबसीक्वेंट सम। फिर हम लोग का 2 वेरिएबल रहेगा B1 B2, ठीक है। B1 क्या बोल रहा है, इज एल टेकन और नॉट एंड इज आर टेकन और नॉट, ठीक है। ऐसा 2 वेरिएबल रख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग इसको मर्ज करेंगे। इसको कैसे मर्ज करेंगे? तो हम लोग सेगमेंट्री में क्या होता है, IJ, मतलब एक सेकंड थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूंगा। मतलब हाँ, जनरल और जो ज्यादा जनरल टेक्निक है वो इस तरह की होती है कि मतलब जैसे इस पे पूरी कोई डीपी मुझे निकालनी है, अब जैसे कुछ अपडेट्स करनी है, ठीक है, अब ये पार्ट अपडेट करना है, फिर अब सब बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली तुम मुझे ऐसा चाहोगे पार्ट और इस पार्ट को जोड़ दो, ठीक है, मतलब यू वुड वांट टू हैव लाइक सम रेंजेस एंड कनेक्ट देम टुगेदर। तो उसके लिए मतलब कई सवालों में इजीली हो जाता है, बट एक ये काफी जनरल टेक्निक है कि मैं एक कोई रेंज है, मान लो इतने पार्ट का आंसर अगर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इतने पार्ट का आंसर निकाला और मैंने इतने पार्ट का और आंसर निकाला, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, या लेट्स से कि इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, इस आंसर और इस आंसर को, ठीक है। तो जनरली
ऐसा हो सकता है कि कोई तुम एक सब एरे और दो सब एरे को लेफ्ट से मर्ज करो या राइट से मर्ज करो, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो इसमें जनरल टेक्निक ये होती है, 4 चीजें स्टोर कर लेते हो इसमें, ठीक है। तो वो 4 चीजें ये होती हैं, 4 चीजें नेसेसरी नहीं, कुछ और भी हो सकता कभी है। कभी कम हो जाती हैं ज्यादा, मतलब कि हाँ। मतलब 4 वाला काफी एक जनरल है कि प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स और फुल, ठीक है। ये 4 चीजें हम ऐसे स्टोर करते हैं। जो भी चीज है कि एक तो तुम ऐसा कुछ स्टोर कर लो, ठीक है। ये हो गया इनफिक्स की मतलब बेस्ट आंसर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ द एंड पॉइंट्स, ठीक है। या फिर एक होता है प्रीफिक्स कि बेस्ट आंसर सच दैट कि तुम इसको लेफ्ट से एक्सटेंड भी कर सको, ठीक है। एक होता है सफिक्स की बेस्ट आंसर सच दैट इसको राइट से एक्सटेंड कर सको, और एक होता है कि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकता है। इस चीज को हम जोड़ते कैसे हैं? अब जैसे इसको मान लो कि मुझे लेफ्ट से एक दूसरे बंदे को जोड़ना है, ठीक है। तो ये दूसरा बंदा है, इसको लेफ्ट से जोड़ना है, तो इसका मेरे पास फुल वाला है, इसका बीच वाला है, और इसका सफिक्स है और इसका प्रीफिक्स है, ठीक है। ये तो अब इसको मैं जोड़ूंगा कैसे? तो जोड़ने के लिए मुझे फिर से 4 चीजें चाहिए होंगी जुड़े वाली की, ठीक है। तो जुड़े वाली की 4 चीजें कैसे आएंगी? इसको लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ इनफिक्स, इसको कह देता हूँ फुल, इसको कह देता हूँ प्रीफिक्स और इसको कह देता हूँ सफिक्स, ठीक है। तो अब ये चारों वेरिएबल्स मुझे चाहिए होंगे पूरे कंबाइंड के भी। तो कंबाइंड के चारों वेरिएबल्स ऐसे आएंगे कि देखो सबसे इजी कौन सा है इनमें से? फुल सबसे इजी है, ठीक है। फुल हो गया F1 + F2, F1 + F2 से तुम्हें फुल मिल गया, ठीक है। ये मिल गया। अच्छा, अब प्रीफिक्स कैसे निकालोगे? इसका प्रीफिक्स या फुल प्लस प्रीफिक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा P1 कॉमा सवेरे सम। हाँ वैसा सही, हाँ वही बता रहा हूँ कि हाँ मैक्सिमम सवेरे सम का बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मैक्सिमम सवेरे सम का। हाँ मतलब वही कि मतलब जनरल आइडिया वैसा होता है कि इसका प्रीफिक्स ले लो। अब यहाँ पे प्लस नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एक जनरलाइज ऑपरेटर बना देता हूँ कि जैसे भी कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो प्रीफिक्स ले लो पहले का, या फिर पहले का फुल ले लो और उसको कंबाइन कर दो विद द दूसरे का प्रीफिक्स, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स। सफिक्स भी सिमिलरली आ जाएगा। और इनफिक्स में इनफिक्स ऑफ 1, इनफिक्स ऑफ 2 और इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स कंबाइन करके मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जनरल टेक्निक होती है। हाँ, तो हम लोग का स्टेट है एल आर और B1 B2। B1 बोल रहा है इज L टेकन और नॉट, और B2 बोल रहा है इज R टेकन और नॉट। फिर हम लोग इसको सेगमेंट्री में स्टोर कर रहे हैं। फिर हम लोग मर्ज करेंगे। हम लोग को मर्ज करने के टाइम वी आर मर्जिंग रेंजेस लाइक दिस, x y अगर एक रेंज है और y+1, ये y+1 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला रेंज इज स्टार्टिंग जस्ट व्हेन माय प्रीवियस रेंज इज एंडिंग। ऐसे ही तो हम लोग मर्ज करेंगे ना। तो यहाँ पे एक ही केयर करना होगा कि दोनों एक साथ नहीं ले सकते, y और y+1 एक साथ नहीं ले सकते हैं। मतलब इफ दिस B2 इज वैल्यू 1, दिस B1 नॉट इक्वल टू 1, और उल्टा तरीका भी। समझ रहे हो तो सब लोग? यू हैव टू मेक श्योर इफ व्हेन यू आर कंबाइनिंग xy and y+1 z, ऑल यू नीड टू मेक श्योर इज दैट y and y+1 बोथ आर नॉट टेकन एट द सेम टाइम। तो तुम उस पे लूप लगा के वो चेक करने से हो जाएगा। तुम ये कंबाइन करते जाओगे इन ऑल सेक्टरी रेंजेस, एंड ऐसे तुम पॉइंट अपडेट हैंडल कर सकता है सेक्टरी। सब लोग समझ रहे हो तो कैसे करोगे ये? नहीं हार्ड लाइक लूप लगा दो तुम। B1 इसके ऊपर आई लूप लगा दो 0 से 2, इसके ऊपर लाइक B1 B2 J 0 to 2, फिर इसके ऊपर K 0 to 2 मतलब 0 to 1, I mean 0 to 1 L 0 to 1. Check that J plus K is less than equal to 1 and then update the DP. Like merge C dot DPIJ DPIL will be equal to A dot DPIJ plus B dot DPKL, ऐसा होगा। यस मतलब मैंने इसको आई थिंक इस तरह से, तुमने भी ऐसे ही समझा था राइट? वैसे इसने मतलब मास्क रख लिया है बेसिकली। दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ बिट मास्क। मैंने इसको थोड़ा, और एक्चुअली बिट मास्क रखोगे तो ये 4 लूप की जगह 2 लूप हो जाएंगे। मैंने इसको इस तरह समझ लिया कि बेसिकली जब इसका लास्ट वाला नहीं लिया है तो वो ये वाला केस हो गया, और इसका जब फर्स्ट नहीं लिया है तो ये वाला केस हो गया, जब ये दोनों नहीं लिए तो ये वाला केस हो गया, और अगर आई गेस दोनों ले लिए तो ये हो गया। अब हम लोग इंटरसेक्शन एंड यूनियन जाते हैं, जो कॉन्टेस्ट में आया था। बेसिकली मेरे लाइक डीपी जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं एवरी नोड में, वो 2x2 मैट्रिक्स है, इसलिए ये मैट्रिक्स सेगमेंट्री है। अब अगर मैट्रिक्स सेगमेंट्री किसी को ना लगे तो ठीक है। आई गेस जो ये वाला सवाल है इसमें बहुत अच्छे से दिखेगा मैट्रिक्स। हाँ, इसमें और बेटर से मैट्रिक्स दिखेगा। हाँ, बट इन जनरल भी इसको मैं मैट्रिक्स सेगमेंट्री बोलता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मोनोइड, तुम लोगों ने इंजीनियरिंग, सब लोग इंजीनियरिंग से हो ना, तो वो ग्रुप वगैरह पढ़ा होगा। ग्रुप एक होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करके कोई कोर्स। नहीं, पर कितने लोग पढ़े? सबको थोड़ा पता, ग्रुप तो पता ही होगा। मेरे को नहीं पता है। अच्छा, तुम तो कॉलेज में हो? अच्छा, सेकंड ईयर में पढ़ाते। मतलब इन जनरल अब ग्रुप नहीं पता, ओके ठीक है। मोनोइड एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ग्रुप जैसा ग्रुप नहीं पता तो थोड़ा समझना मुश्किल है। मोनोइड एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि एक सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है। ऐसे समझो कि एक सेट है और एक ऑपरेशन है। तो मोनोइड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ सेगमेंट्री, ठीक है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये सेट हो गया, मान लो कि रियल नंबर्स, ये सेट हो गया रियल नंबर्स या इंटीजर्स हो गया, ठीक है, ये सेट है इंटीजर्स, और ये ऑपरेशन मान लो कि एडिशन है। अगर एडिशन और इंटीजर्स तुम्हें किसी एक रेंज पे चाहिए तो सेगमेंट्री वर्क्स ऑन इट, लेकिन अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता देन आल्सो सेगमेंट्री वर्क्स। तो हाउ टू एब्स्ट्रैक्ट आउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट उस सेट में और या फिर उस ऑपरेशन में ऐसी क्या खासियत हो कि सेगमेंट्री वुड वर्क ऑन इट, तो उसको मोनोइड कहते हैं, ठीक है। तो मोनोइड में हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि बेसिकली जो ऑपरेशन है द सेट शुड बी क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, ठीक है। तो पहला तो ये है कि अगर x बिलोंग्स टू द सेट एंड y बिलोंग्स टू द सेट देन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी शुड बिलोंग टू द सेट। तो बेसिकली दो इंटीजर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो जो मुझे मिल रहा है वो भी एक इंटीजर ही है। अगर वो इंटीजर नहीं होता तो फिर मैं सेगमेंट्री नहीं बना पाता, क्योंकि तुम ऊपर वाली नोड में स्टोर क्या करोगे फिर। तो बेसिकली ये क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि पिछले सवाल में इसने जो भी एक 4 चीज की एक मैट्रिक्स टाइप की बना दी थी, जब तुम उन 2-4 वेरिएबल्स वाले जो भी थे वेक्टर्स, जो उन दोनों को जब मर्ज कर रहे थे, मर्ज इज दैट ऑपरेशन, तो उसके बाद जो बन रहा था हमें वही 4 वेरिएबल मिल रहे थे, ठीक है। अगर हमें कुछ ज्यादा मिल रहा होता या कुछ कम मिल रहा होता तो फिर हम उसमें सेगमेंट्री नहीं बना पाते। पहली प्रॉपर्टी चाहिए होती है कि इट शुड बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी लगेगा ना। हाँ, आइडेंटिटी सेगमेंट्री में चाहिए होती है। हाँ अगर वो 4 is not a power of 2. हाँ, मतलब सेगमेंट्री में वैसे आइडेंटिटी नहीं चाहिए होती, क्योंकि तुम एक और बूलियन रख सकते हो, इज आइडेंटिटी इक्वल टू ट्रू, फिर उस केस में कुछ मत करो, दूसरे वाले को छाप लो। आइडेंटिटी वैसे मोनोइड में होती है। आइडेंटिटी इज अ बेसिक थिंग कि मतलब 0 एलिमेंट, हाँ, 0 टाइप का कि आई और ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। कि हाँ, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 1 हो गया, एडिशन में 0 हो गया। सेगमेंट्री में तुम्हें आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत बार, क्योंकि व्हाट यू कैन डू इज इनसाइड दैट नोड यू कैन कीप अ बूलियन वेरिएबल इज आइडेंटिटी इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। तो फिर तुम ये ज़बरदस्ती इंश्योर कर सकते हो कि अगर दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी हो तो हमेशा दूसरा वाला दे दो, और अगर दोनों आइडेंटिटी हो तो आइडेंटिटी दे दो। तो मोनोइड से भी छोटा हमें चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आइडेंटिटी खुद बना सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसोसिएटिव होना चाहिए। आई थिंक क्लोज्ड वाली चीज़ काफ़ी ऑब्वियस थी, एसोसिएटिव होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है कि x और y को अगर मैंने कंबाइन किया और उसके बाद उसको मैंने z से कंबाइन किया, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू x को मैं कंबाइन कर दूं y और z से। तो ये चीज़ नेसेसरी होती है, ठीक है। अगर तुम देखोगे कि जो भी जोड़ने वाला जो भी बनाया था उसमें अगर ऐसे सोचो कि इन 2 को जोड़ के फिर इससे बाद में जोड़ता, या पहले उन 2 को जोड़ के इससे जोड़ता, तो दैट वुड हैव बीन द सेम थिंग। तो ये ऑपरेशन अगर कभी ऐसा देखना हो कि अगर मैं कुछ रख रहा हूँ और इस पे मैं सेगमेंट्री बना सकता हूँ कि नहीं, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दिस, या प्रूव नहीं करना पड़ता है, जनरली इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। बट हाँ, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि वो एसोसिएटिव होना चाहिए। तो अगर वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं भी एग्जिस्ट करती तो यू कैन फोर्सफुली हैव एन आइडेंटिटी इन अ सेगमेंट्री। तो ये 3 चीज़ें अगर हो गई देन इट इज अ मोनोइड, और उस पर सेगमेंट्री बना सकते हो, ठीक है। अब नोटेबल चीज़ें यहाँ पे क्या हैं? नोटेबल चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमें लगता है कम्यूटेटिव नहीं जरूरत है, कम्यूटेटिव और इनवर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। Why associative is important? बिकॉज सेगमेंट्री में तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑर्डर चेंज कर रहे हो ना कंबाइन करने का। तुम पहले कुछ और लाइक अगर 1 2 3 4 रेंज ले लो, यू शुड कंबाइन 1 2 देन 2 3 देन 3 4, ठीक है, इस ऑर्डर में कंबाइन करना था। तो segmentary बट यू आर नहीं करना है कंबाइनिंग ना? 3 4 फर्स्ट एंड देन कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ 3 4 विद द रिजल्ट ऑफ 1 2। No, in segmented can't be forced the order. नहीं कर पाएगा ना। तुम ये देखो कि तुम्हें ये 2 पहले जोड़ने ही पड़ेंगे और ये 2 जोड़ने ही पड़ेंगे, तभी फिर तो इन वो दोनों लोग को जोड़ जोड़ोगे सकते ना। हैं। तो यू Associative- कैन नॉट हैव 1 2 3 4 बिल्ड या अपडेट या जो भी है, मतलब नहीं कर सकते हो, राइट। बेसिकली बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कम्यूटेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। कम्यूटेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। दो चीज़ें नहीं जरूरत होती हैं, जो कभी कभी लगता है कि उतनी ऑब्वियस नहीं लगती, बट हाँ, ये 2 चीज़ें जो नहीं चाहिए वो है इनवर्स और कम्यूटेटिव, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रुप पढ़ा है, इनवर्स डालने से वो ग्रुप बन जाता है, बट इनवर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इनवर्स मतलब कि जैसे एडिशन का इनवर्स होता है सब्ट्रैक्शन, तो अगर इनवर्स ना भी एग्जिस्ट करे देन ऑल्सो यू कैन बिल्ड अ सेगमेंट्री ऑन इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैक्सिमम निकाल लेते हैं सेगमेंट्री के थ्रू। मैक्सिमम ऑपरेशन का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, तुम एक बार तुमने उसमें मैक्स डाल दिया, यू कैन नॉट टेक इट आउट, तो इनवर्स नहीं चाहिए। सिमिलरली इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी काम कर जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जनरली इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो उसका कोई इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। बट हाँ, इनवर्स की हमें लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। सिमिलर अगर कोई दूसरी टेक्निक में यूज़ कर रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स सम अगर यूज़ कर रहा हूँ टू गेट अ रेंज सम, तो उसके लिए मुझे इनवर्स की ज़रूरत है, बट यहाँ पे आई डोंट नीड एन इनवर्स। एंड सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या होता है
कम्यूटेटिव इज एक्स और वाई को कंबाइन अगर मैं ऐसे करूं एक ऑर्डर में, दूसरे ऑर्डर में इक्वल आए। इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट कुछ लोग अपना सेगमेंट्री गलत लिखते हैं, इस वजह से ये प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड हो सकती है। बट अगर मेरे सबमिशन में कभी सेगमेंट्री देखोगे तो आई हैव अ वेरी जेनरिक टेम्पलेट फॉर अ सेगमेंट्री, ठीक है। तो उसमें मेरे पास लिटरली एक नोड है, मतलब एक स्ट्रक्ट है नोड, और उसका मैंने ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। आई हैव अ नोड एंड आई हैव डिफाइंड द ऑपरेशन। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि वो टेम्पलेटाइज्ड है, हाँ टेम्पलेटाइज्ड है ऑन द स्ट्रक्ट दैट यू आर कीपिंग एंड इट इज आल्सो टेम्पलेटाइज्ड ऑन द ऑपरेशन दैट यू हैव, ठीक है। मतलब या जो भी किसी तरह करके एक लैम्डा ले लो, कुछ भी कर लो। उस लैम्डा में इफ यू आर नॉट इंश्योरिंग कि तुम हमेशा लेफ्ट और राइट को जोड़ते समय लेफ्ट को पहले लिख रहे हो राइट के, इफ यू आर नॉट इंश्योरिंग तब तुम्हें कम्यूटेटिव की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें टेम्पलेट सही से लिखनी है कि जब भी तुम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को जोड़ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑर्डर सही रहे। General implementation is so slow. Is it slow? No, नहीं। not. If you do it right, it's not slow. From a C++ perspective, a struct is a zero cost abstraction, तो मतलब कि it will not give you any performance impact. लैम्डा वगैरह हो सकता है कि अगर तुम उसको अगर फंक्शन पॉइंटर वगैरह के थ्रू यूज कर रहे हो तो एक दो जंप बढ़ जाए, बट इफ यू डू इट द राइट वे तो इट्स नो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। किसी अच्छी टेम्पलेट देख लो किसी की, मतलब टूरिस्ट वगैरह की, टूरिस्ट की टेम्पलेट नहीं है ना, जीएस कोडर का आई थिंक एक टेम्पलेट है, वो सब देख सकते हो। इफ यू उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो अलग आता है, पता है ना। ठीक है, तो अब मूव ऑन करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम पे। टेम्पलेट है तो यू हैव टू मेक श्योर यू ऑलवेज कंबाइन लेफ्ट विद राइट इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो मैं पहले एक सिंपलर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज SI ऑल द सेट्स आर ईदर X और null. All the sets are either containing X भी नहीं, 0 दे देता हूँ। All the sets are either 0 or null. Then find the answer. When all the sets are either 0 or null, then you have to find the answer. इसके ऊपर DP के बारे में सोचना है। और बाय द वे बिफोर यू स्टार्ट दैट, मान लो कि ये प्रॉब्लम मैं O1 में किसी तरह यूजिंग सम मैजिक ब्लैक बॉक्स फंक्शन अगर सॉल्व कर दूं O(1) में मैजिक, ठीक है, हो नहीं पाएगा बेटा। यूजिंग सम मैजिक इफ आई सॉल्व दिस इन O1, then can I solve the general problem में? हाउ विल यू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम? Yes. उस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि जो सेट्स है वो L से R की रेंज है। ये कह रहा है कि अगर सारे सेट या तो 0 या null, या तो 0,0 होते हैं या नल होते हैं, ठीक है। तो हाउ विल यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। that is one question. And if you knew how to solve this problem in O(1) by magic, then how will you solve the full problem? These are two questions. तो पहले दूसरा वाला कर लो क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है उतना। 18 हो गया, चलो चेंज करता हूँ, रुक जाओ, स्क्रीन आ रहा है। आई थिंक ये सेकंड वाला पार्ट शुड बी प्रीटी इजी एंड प्रीटी क्विकली सॉल्व कर लेना चाहिए कि अगर ये पार्ट अगर मैं मैजिकली कर दूं O1 में तो हाउ विल यू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम हर पॉइंट के लिए। हर पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन काउंट कर लो एंड ओके ये दिखा देता हूँ कैसे हर पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो अगर हमारे पास ये सोल्यूशन है तो हम लोग हर एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे x के लिए अगर देख रहे हैं तो कुछ सेट्स में वो x है एंड कुछ सेट्स में नहीं है। Effectively, we can treat the sets as 0 or null depending on whether it contains X or not. We will build those sets and then we will call our oracle here and we will get the answer. That is one thing. It is still O of 2, even assuming this is O of 1, it is still O of 3 into 10 to the power 5 into n because तुमको सारे sets बनाने हैं ना, SI तुमको बनाने हैं। You will create SI is, okay ये SI नहीं, TI नाम देते हैं इसको। TI is does SI contain X, ऐसे तुम TI क्रिएट करोगे, ठीक है, और फिर तुम इसको कॉल करोगे जो O of 1 में आ रहा है मेरे पास। ये हर एक पॉइंट के लिए करना है X, तो X हर एक पॉइंट के लिए करना है, फिर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, राइट, इतना तो ठीक है। तो अब ये चीज TI ज्यादा चेंज नहीं करता है। क्यों ज्यादा चेंज नहीं करता है? इंटरवल का चीज है। कब चेंज होता है? एट L पे TI गोज फ्रॉम 5 टू TI इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो 0 चीज है, एंड एट R+1 पे TI इज बिकम्स 5 अगेन। सब समझ रहे हो? तो हाँ ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम लोग सारे X के लिए कंट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग एक TI बना रहे हैं SI से। TI कैसे बन रहा है? वो 0 कंटेन करेगा इफ SI कंटेन्स X, नहीं तो वो एम्प्टी होगा। वो बना दिए। अब हम लोग इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे T सेट से और फिर उसका आंसर। ठीक है, मतलब मेरा इंट्यूशन क्या था, मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ सेगमेंट है, ठीक है, L से R तक। अब इसने बोला कि उनके बीच में कुछ ऑपरेशन लग रहा है, वो एंड हो सकता है या और हो सकता है या जोर हो सकता है। और फिर मैंने ऐसे विजुलाइज किया कि 2, 3, 5 अलग अलग डिसजॉइंट मेरे पास सेगमेंट्स बन जाएंगे, फिर एक और आके एक और बढ़ जाएगा, एंड आके काफ़ी सारे खत्म हो जाएंगे, सेट डिफरेंस से 1 का 3 बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट अल्टीमेटली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, तो इसको लाइक दिस इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं बस ये कंसीडर करता हूँ कि
एक कोई पॉइंट उठा लेता हूँ, जैसे x इक्वल टू 5 जो है, मैं देखता हूँ कितने सेट्स में x इक्वल टू 5 ऑन था, ठीक है, और फिर मैं ये हर चीज़ सबके लिए कर लूँगा और फिर सबका जो सम होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग सारे x के लिए आंसर फाइंड आउट करेंगे एंड उसका कंट्रीब्यूशन का सम लेंगे। तो बेसिकली यहीं से ये सिंपल प्रॉब्लम आई। हाँ, कि हम लोग ये कंसिडर किए कि एक पॉइंट के लिए कैसे सॉल्व करना है। हाँ, दैट्स हाउ आई गेस ही आल्सो दैट्स हाउ आई रोट दिस। यस, हाँ, कि एक पॉइंट के लिए कैसे करेंगे, उसने पहले ये सोचा, मतलब 3 स्टेप हैं जनरली कि पहले तो एक पॉइंट के लिए कैसे करेंगे, फिर इन सम ऑर्डर ऑफ द टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस एंड फिगर आउट हाउ टू डू दिस विद दिस। मतलब 2 स्टेप हैं एक्चुअली। हाँ, हाँ, तो एक पॉइंट के लिए कैसे करोगे, और दूसरा स्टेप ये है कि हाउ कैन यू क्विकली अपडेट इट इन अ वे कि वो पहले पॉइंट से तुम सीधे दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ, क्योंकि सब कुछ, हाँ, जैसे कि इसने बताया, हाँ, कि उसने बोला कि अगर मैं मैजिक फंक्शन से O(1) में ये चीज कर भी ले रहा हूँ, देन ऑल्सो योर आंसर इज 3 × 10⁵ × n, क्योंकि तुम्हें हर पॉइंट के लिए तुमको ये TI सेट बनाना है। हर पॉइंट के लिए तुमको देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से सेट्स में इंक्लूडेड है ये, कि कौन कौन से में नहीं है, ठीक है। हाँ, वो O(1) में ऐसे देखोगे, हाँ, वही तो O(1) में कैसे देखना है, वो तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेप है कि तुम एक के कंट्रीब्यूशन से दूसरे के कंट्रीब्यूशन पे कैसे पहुंच रहे हो। उसके लिए यू आर एक्सप्लॉइटिंग द फैक्ट कि ये सेगमेंट्स हैं और सेगमेंट केवल ओपन और क्लोज पे ही चेंज हो गए सेट्स। TI इज ओके, मतलब इट इज TI इज इक्वल टू 0 if x belongs to SI, x belongs to SI, phi otherwise। विजुअलाइज अगर मैं करवाऊँ तो बेसिकली ये है कि इसने बोला कि देखो यहाँ पे S1 S2 वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है। इसने बोला कि हर सेट क्या होगा, या तो कंटेन्स या नॉन कंटेन्स होगा, ठीक है, राइट। मतलब दो ही हो सकता है कि फाई होगा या 0 होगा, ठीक है। तो कंटेन्स या नॉन कंटेन्स होगा। तो बेसिकली अगर मैं एक पॉइंट के लिए तुमको मैजिकली करके दे भी दूँ तो तुम्हें उसे बताना तो पड़ेगा ना कि सारे सेट्स में से किस किस में कंटेंट है कि नहीं है। उस स्टेप में तुमको n लग रहा है और हर पॉइंट के लिए 3 × 10⁵ ये कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वी कैन ऑप्टिमाइज इट, वी कैन ऑप्टिमाइज इट इन अ वे कि जो सारे TI हैं उनको तुम क्विकली अपडेट कर सकते हो, नोटिसिंग दैट ऑल सेट्स आर इंटरवल्स। हाँ, इंटरवल्स के केवल एंड पॉइंट्स पे ही तुम्हारे चेंज हो रहे हैं सेट्स, कि एंड पॉइंट पे तुम्हारा एलिमेंट इंसर्ट होगा और एंड पॉइंट पे हट जाएगा, दैट्स इट। हाँ, तो ये TI जो है वो देख सकते हो कि x इक्वल टू LI पे, x इक्वल टू LI जब आएगा तब TI अपडेट होगा। पहले इसके पहले फाई था, अभी अपडेट होगा 0 पे, और x इक्वल टू RI प्लस 1 पे वापस TI इक्वल टू 0 था, 5 पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इतना तक समझ गया। तो इसमें updates are only O of n, and therefore if we have this in O of 1, then we are solving the problem in O of n plus 3 × 10⁵। ये प्लस बन गया अब, ठीक है। ये मैजिक फंक्शन के साथ था, पर मैजिक फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर अब मैजिक फंक्शन कैसे निकाले। मैजिक फंक्शन है भी नहीं वो, मतलब कि O(1) में करेगा। हाँ, बट इस मैजिक फंक्शन के लिए क्या क्या लगेगा बाय द वे। इस मैजिक फंक्शन एक तो चीज करना होगा कि ये आंसर निकाले, बट ऑल्सो और एक चीज लगेगा कि अपडेट्स हैंडल कर पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक TI चेंज कर रहे हैं, वो मेरा इस वाले फंक्शन को भी हैंडल करना होगा। तो एक तो है कि आंसर कंप्यूट करे, और दूसरा है TI चेंज करने के साथ साथ नया आंसर भी चेंज हो पाए। हाँ, तो 2 चीज ही करना होगा मेरे को। x तो मेरा 3 × 10⁵ ही है, तो साइज ऑफ इनपुट तो हमेशा होगा ही ना, मतलब नहीं, साइज ऑफ इनपुट नहीं, बट x तो हम लोग कंट्रीब्यूशन काउंट कर रहे हैं ना। हर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन तो करोगे ही ना, मतलब लेकिन बस जैसे n पे चीज हाँ, वो कर सकते हो, O of n में भी कर सकते हो, बट ठीक है, O of n में भी कर सकते हो। तो पहले तो मेरे को कोई बताए ये मैजिक फंक्शन O of n में लिखना कैसे है। ये तो सिंपल ही होना चाहिए। O of n में, हाँ, कर लेते हैं। हाँ, ये पहले तो से सबको ऑब्वियस होगा। ये तो मैं वहाँ पे भी कर दिया हूँ। यूनियन है, यूनियन बिकम्स आई थिंक और, हाँ ठीक है, और हो गया, और इंटरसेक्शन बन गया तुम्हारा एंड, और ये जो भी था सिमेट्री डिफरेंस, ये तुम्हारा XOR ही बन गया। हाँ, तो मैं वैसे ही लिखा हूँ XOR और एंड, मतलब ऑपरेशंस फिक्स नहीं है ना। नहीं, ऑपरेशन सब अलाउड है। एक्चुअली इसको भी मैं ऐसे अपडेट कर सकता हूँ, दिस विल बिकम SI या तो 0 या 1 होगा। SI बेसिकली 0 या 1 होगा, और फिर इनका तुम और XOR या एंड कर रहे हो। तो अब द सिंपल प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास एक एरे ऑफ 0 1 है, उन सबके बीच में ऐसे ब्रैकेट लग के ऑपरेशंस है, और जो ऑपरेशंस है उनमें तुम और एंड या XOR रख सकते हो, एंड हाउ मेनी वेज आर देयर कि तुम्हारा जो टोटल रिजल्ट है वो 1 हो। तो ये तो कोई कर दो भाई, फॉलो कर रहे हैं, राइट? यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं, ओके। इतना तक तो कोई कर दे। दिस शुड बी इजी, आई थिंक ये काफी ट्रिवियल है। हाँ, तो नंबर ऑफ सेट जिनमें आंसर 0 है और जिनमें आंसर 1 है वो स्टोर करेंगे, और उसका कुछ चांस नहीं रहेगा कि
0 into 3 प्लस वो ऐसा कुछ ट्रांजिशन होगा 0 into 3 शायद नहीं बट हाँ तो जनरल हम मैं लिख देता हूँ DPIJ equal to ways hashtag ways such that result up to I is 0 or 1 इज जे, is J right. तो तुम्हारा जे रहेगा 0 या 1 और आई तुम्हारी इंडेक्स है। DPIJ equal to hashtag ways such that result up to I is J and फिर इसके ऊपर तुम ये सबको ऑब्वियस होगा राइट? ये ट्रांजिशन आई थिंक करेक्ट है मैं वेरीफाई नहीं किया हुआ वैसे इफ SI इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा DPI 0 वेट जीरो 0 से 0 आने की 3 तरीके नहीं नहीं यहाँ पे SI इज इक्वल SI इज 1 बेसिकली एंड ऑपरेशन व्हेन जीरो लाने के लिए या तो एंड कर दो या दूसरे को और कर दो, ठीक है? दो हाँ। तरीके हैं। प्रॉब्लम मतलब एक्सट्रैक्ट आउट हो गई, अब पिछली चीज से उतना रिलेशन नहीं है। हाँ अब हम लोग का DP का डेफिनेशन है। इस बार हम लोग का बूलियन का मीनिंग क्या होगा? सपोज इनपुट वॉज B1 काउंट हैशटैग ऑफ वेज सच दैट आउटपुट इज B2। तो मतलब इनपुट अगर मैं दे रहा हूँ 0 काउंट द नंबर ऑफ वेज सच दैट आउटपुट 0 या 1 है देन व्हाट वी वांट इज 1, n, 0, 1 LR 1 and n and input is 0 initially and output is final 1. This is what we want and ये चीज़ हम लोग combine कर सकते हैं with segmentary similar to the last example हम लोग जो दिए थे। Input 0 क्योंकि initially तो resultant में ना कुछ नहीं है, resultant is empty के ऊपर operations कर रहे हैं ना। वो जो S1 S2 कर रहे हैं, S1 के पहले भी एक 0 और कुछ था। हाँ but like otherwise you can consider it as S1 से starting। हाँ S1 से स्टार्टिंग करके भी फिर थोड़ा सा like एक कंबाइन खुद लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ ये मेरा सोल्यूशन था एंड ये कंबाइन कर सकते हो। ये कंबाइन कैसे हो रहा है? ये दो कंबाइन कैसे? सपोज इनपुट ये काउंट ठीक है तो तुम इनपुट अगर दे रहे हो x फिर आउटपुट आ रहा है y फिर ये ठीक है, बेसिकली हमें लिखना है किस ऑपरेशन से इसका 1 और उसके ये y जो हमारा आउटपुट होगा ये इसका इनपुट हो जाएगा। अच्छा हमेशा सेम रखना पड़ेगा। हाँ 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 यहाँ पे आउटपुट ऑफ दिस इंटरवल शुड बी इक्वल टू इनपुट ऑफ दिस इंटरवल। सब समझ रहे हो? तो जहाँ पे कंबाइन करेंगे इसका आउटपुट इसका इनपुट को फीड करेगा। ये ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? स्टेट समझ गए? ट्रांजिशन के बारे में ये चीज ख्याल करना होगा कि जो आउटपुट होना चाहिए वही इसका इनपुट होगा। हाँ उसका आउटपुट इसका इनपुट बस होगा और फिर लाइक अगर इसका इनपुट x है हाँ। इसका आउटपुट y है तो इसका भी इनपुट y होना चाहिए और फिर z फिर x और z तुम्हारा फाइनल स्टेट्स हो गए। ठीक है, बीच में एक ऑपरेशन जो और डालेंगे, एक और जो ऑपरेशन डालेंगे लाइक वही हैंडल कर रहा है ये लाइक r और r+1 के बीच में ही वो मतलब उसमें हम कुछ चूज नहीं करना पड़ता है कि कौन सा operation? वही लाइक सेक्रेटरी का डेफिनेशन में वैसा ही टाइप है लाइक कि वही मैं पूछ रहा था कि कैसे करेंगे वो हैंडल। लाइक r के बाद एक सेक्टर एक मैट्रिक्स लाइक r के बाद एक करके फिर आउटपुट दे रहा है। अच्छा ओके जो 4 स्टोर कर रहे हैं उसकी वजह से हाँ। उसमें मैं कर चुका हूँ हैंडल। ठीक है हाँ हाँ लीव्स पे तुम L और R दो इक्वल है। हाँ तो- L और R इक्वल है उस पे बस इनपुट इज आउटपुट क्योंकि कुछ नहीं है कुछ नहीं है एक्चुअली नहीं, वहीं पर तो सॉरी सब कुछ मैट्रिक्स चल रहा है। हाँ वो एक क्या बोलते हैं वो SI के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट वैसा टाइप मैट्रिक्स इनिशियल मैट्रिक्स SI मैट्रिक्स होगा तुम्हारा फाइनली। मतलब हाँ बेसिकली SI से डिसाइड होगा, जैसे कि लीफ पे क्या होगा कि सिर्फ एक पॉइंट है तुम्हारे एक पास, पॉइंट ठीक है तुम्हारा आउटपुट क्या है तो एक पॉइंट के लिए क्या होगा मेरा SI जो मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स हम लोग पहले लिखे वही मैट्रिक्स होंगे इनफैक्ट। मतलब बेसिकली वही चीज़ें आ जाएंगी बट ये है कि केवल एक सेट है तुम्हारे पास कोई, ठीक है? और वो बोल रहा है कि ये अकेले और कोई भी ऑपरेशन तुम लगा सकते हो तो 0 को 1 कितनी तरीके से बना सकते हैं वही या फिर 0 को 0 कितने से बना सकते हैं, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 1। तो वो एक्चुअली यही मैट्रिक्स है। हाँ बेटा मतलब मैनुअली लिखने हैं वो सारी चीज़ें। If B1 is equal to B2, then 1 otherwise. नहीं मतलब एक ऑपरेशन है, लीफ पे एक ऑपरेशन है। एक सेट है तुम्हारे पास एक सेट के लिए तुम जैसे सॉल्व करोगे वैसे ही लीफ पे सॉल्व करना है। एक सेट के लिए तो कुछ तो करोगे ना। सेगमेंट ट्री के ith नोड पे मतलब SI तो है ही ना, तो वो कर तो रहा है ना। बेसिकली ये ऐसा कर रहा है कि B1 तुम्हारे B1 से स्टार्ट हुआ और एंड में B2 आया। ऑपरेटर है मतलब हाँ तो SI तो बीच में तो है। ऑपरेटर तुम्हारे लीफ पे ही है। अच्छा मेरा सोल्यूशन अलग था काफ़ी, उतना मतलब DP ऑप्टिमाइजेशन नहीं है बट आगे इन सेक्टर यूज़ करेंगे। जो सेट्स थे अगर मैं एक ही पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ तो वो सब 0 या 1 बन गए थे, ठीक है? तो ये 1 0 1 0 ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। बीच में मैं कुछ ऑपरेशन डाल सकता हूँ, इन सब जगहों पे कुछ ऑपरेशन डाल सकता हूँ, ठीक है? अब मैंने ऐसे सोचा कि बेसिकली
1 पे अगर मैंने और कर दिया तो कुछ भी हो हमेशा वो 1 बन जाएगा, 0 हो चाहे 1 हो, और 1 करने से वो 1 बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने एंड 0 कर दिया तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन एक तरीके से हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं तुम्हारी, जो भी इसके पहले जो भी हुआ। मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूँ, लेकिन यहाँ पे अगर एंड 0 कर दूँ तो तुमने पहले क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दी उसने। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो सकता है एंड, मतलब एंड है और ज़ोर है, ठीक है। एंड और ज़ोर है, ठीक है। 0 0 और 1 1 1, ठीक है। तो ये सब क्या क्या करते हैं, ठीक है। एंड 0 तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारा हिस्ट्री डिलीटिंग ऑपरेटर है, ये हमेशा 0 बना देता है, ठीक है। ये और 1 क्या करता है, ये भी हमेशा 1 बना देता है, ये भी तुम्हारी हिस्ट्री डिलीट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। XOR 0 तो कुछ कर नहीं रहे, ये नथिंग कर रहे हैं, ये फ्लिप कर रहे हैं। एक फ्लिप है और बाकी 3 यूजलेस है। ये फ्लिप है और बाकी तीनों नथिंग है, ठीक है। ये तीनों नथिंग है, ठीक है। तो तुम्हारे पास 4 तरह के हो गए, बेसिकली 3 तरीके के हैं, ठीक है। तो एक है तुम्हारा डू नथिंग, एक है असाइन, मतलब कि हिस्ट्री डिलीट। इसके भी 2 कैटेगरीज हैं, या तो 0 बना दो या तो 1 बना दो, और है फ्लिप, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। अब इसके कितने कितने तरीके होंगे वो डिपेंड कर रहा है कि ये 1 है कि 0 है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1 हुआ तो एक असाइन है हमारे पास, एक नथिंग है, नहीं 1 पे एक असाइन, एक नथिंग, एक फ्लिप, और 0 पे 2 नथिंग और एक असाइन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो भी मेरा लास्ट असाइन वाला ऑपरेशन होगा उसके पहले जो भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट असाइन वाले ऑपरेशन के पहले जो भी हुआ उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने एंड 0 कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी किया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इटरेट ऑन द लास्ट असाइन ऑपरेशन, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि मान लो कि ये लास्ट असाइन ऑपरेशन था मेरा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें मेरी मदद ये हो गई कि यहाँ पे तो जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं है। तो अगर ये इंडेक्स आई थी तो आई थिंक सिंपली मैं 3 to power i इनमें कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लकीली मुझे पता है कि मुझे एक भी असाइन तो नहीं करना, असाइन नहीं करना है, ठीक है। असाइन क्यों नहीं करना है यहाँ पे एक भी, क्योंकि बाय डेफिनेशन मैंने बोल दिया कि यही लास्ट असाइन है, तो इसके आगे इसके राइट में तो कोई असाइन हो ही नहीं सकता। और उसके राइट में जो असाइन होंगे वो उस वाले केस में मैंने काउंट किया होगा जब वो लास्ट असाइन था। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं रखूंगा सिर्फ फ्लिप्स और नथिंग। अब अगर जैसे इसने 0 कर दिया तो मुझे बस इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स चाहिए यहाँ पे, Even ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स से मेरा 1 हो जाएगा। और अगर ये लास्ट होता मान लो असाइन, तो जैसे यहाँ पे 1 है तो मुझे इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स, ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स और इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स, मतलब एक कॉर्नर केस होता है बस फॉर 0। उसके अलावा हमेशा 2 to power n-1 आता है, ठीक है। बेसिकली वो होता है ना कि NCR का समेशन लेना हो कि सच दैट R ऑड हो, तो वो 2 to power n-1 आता है, ठीक है। और इवन का भी 2 to power n-1 आता है। तो दोनों केस में वही होता है, बस एक केस तुम्हारे फेवर में नहीं है कि जब नंबर ऑफ फ्लिप्स 0, n equal to 0 पे ये नहीं काम करता, ठीक है। n equal to 0 में तुम्हें ऑड नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि 2 to power -1 वैसे भी कुछ डजंट मेक सेंस, राइट। बाकी केसेस में मुझे सिंपली मिल गया कि बस मुझे लास्ट वाले इस पे इटरेट करना है, लास्ट वाले असाइन ऑपरेटर पे मैं इटरेट करूंगा। फिर मुझे क्या चाहिए कि उसके लेफ्ट में कितनी चीजें हैं 3 to power i, और उसकी राइट में कितनी चीजें हैं, कितने फ्लिप्स हैं 2 to power f-1। एक बहुत छोटे मोटे कॉर्नर केसेस हैं कि मतलब जो अगर लास्ट वाला एंड है तो उसके उधर नहीं देखना है, क्योंकि वो बेसिकली उसमें कभी ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स नहीं मिल पाएंगे अगर उसके बगल में एक भी फ्लिप नहीं है। वो छोटा मोटा कॉर्नर केस है। ये बेसिकली तुम्हें इसका समेशन चाहिए ओवर एवरीथिंग। तो मैं क्या करूंगा, एक सेगट्री में ये वैल्यू स्टोर करूंगा हर इंडेक्स पे। ऑन सेगट्री i मैं स्टोर करूंगा कि 3 to power i इंटू 2 to power f-1, ये मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। बेसिकली f बढ़ेगा कैसे, f बढ़ेगा जब ये 1 वाला, जब कोई सेट 0 से 1 बन जाएगा या कोई सेट 1 से 0 होगा तो f घटेगा, ठीक है। f वही है कि उसके राइट में कितने बेसिकली 1 है, हाँ कितने 1 है उसके राइट में, वही f है ना। तो अब जब भी मान लो इसको अगर मैं 0 बना रहा हूँ तो इन सब के राइट में एक एक f कम हो गया, तो इन सबको बस 2 से डिवाइड करना है। तो वो तो कर ही सकते हैं सेगमेंट्री में, और सेगमेंट्री सम भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा एडहॉक सा एक सोल्यूशन था। थोड़े से मतलब बहुत थोड़े कॉर्नर केसेस इसमें देखने हैं। वो कॉर्नर केस बस ये है कि अगर कोई ऐसा 0 है जिसके राइट में कोई फ्लिप नहीं है, बेसिकली जो पहला फ्लिप है ना उसके लेफ्ट का ही तुम्हें केवल आंसर कंसीडर करना है, क्योंकि उसके बाद तो मतलब राइट से जो पहला फ्लिप है उसके केवल लेफ्ट का आंसर कंसीडर करना है, क्योंकि उसके बाद कभी हो नहीं सकता कि तुम 0। What do you mean by trusting your code being fast? There is the intended solution is 16 n log n or something, but people passed in contest with 100 n log n or even 200 n log n. And if you check the constraints, you can check the constraints. But I want to show my code for this because why not? Yes, this is my combined function. और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सबका कंबाइंड फंक्शन यही है? वैसे कुछ बेटर फंक्शंस है, बट कुछ लोग का ऐसा भी है। वर्स भी होगा फिर तो। This is my combined function for this. I stored 7 variables per node. अच्छा ओके, बाय द वे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेगमेंट्री। इसने ऐसे कंबाइंड फंक्शन लिख रखा है, तो इसको पूरे सेगमेंट्री बार बार नहीं लिखना पड़ता, ये बस
आई गेस अपने नोड में जो भी इसको चीज़ें चाहिए वो डाल देता है और कंबाइन इंप्लीमेंट कर लेता है। Oh wait, I also had 2 more lazy segmentary variables, lazy variables, so 9 variables. लेजी वेरिएबल नोड में ही रखने पड़ते हैं। कभी कभी रखता, हाँ रखता तो हूँ, नोड में ही रखता हूँ। आई गेस मैं एक अपडेट का अलग स्ट्रक्ट बनाता हूँ। चलो ठीक है फिर। खत्म। ठीक है।